नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सत्र को लेकर कहा कि नया सत्र पूरी तैयारी के साथ 14 दिसंबर से होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पहले दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 का प्रेजेंटेशन होगा और पूरे दिन विधानसभा में 2047 तक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारे पास क्या विजन है, इस पर प्रेजेंटेशन होगा और उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवाब देंगे। पहले दिन कोई प्रश्न उत्तर या ध्यानाकर्षण नहीं है। बड़ा अवसर नया भवन में प्रवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत लोकार्पण कर दिया और अब जो नया सत्र हो रहा है नई तैयारी के साथ और 14 तारीख से दिसंबर 14 को पहला दिन होगा और पहला दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 उसका प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर विधानसभा में कोई प्रश्न उत्तर या कोई ध्यानाकर्षण पहला दिन नहीं है। सिर्फ 2047 पे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या हम कल्पना करते हैं उसका प्रेजेंटेशन होगा और उसके आधारित फिर उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे और एक पहले दिन एक बेस बन के तैयार होगा, आधार बनेगा इस नए विधानसभा की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठे वादों के आधार पर सत्ता पाई और आज चुनाव हो गए और तो उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ाने पर बैज ने सवाल किया कि ये किसके फायदे के लिए है। बढ़ी दर से गरीब मजदूर किसान जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि फैसला तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। दीपक बैज ने आगे कहा कि सरकार बताए कि 2 साल में युवाओं को कितनी नौकरियां मिली। एसआईआर को लेकर दीपक बैज ने कहा कि 22 लाख मतदाताओं की जानकारी स्पष्ट नहीं है, वे सूची से बाहर भी हो सकते हैं। उन्होंने मजदूरों के पलायन पर भी चिंता जताई और कहा कि एसआईआर पूरा नहीं हुआ, चुनाव आयोग को इसे पूरा करने के लिए समय देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जो नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें से 3 जवान शहीद भी हुए, उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सरकार कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नक्सली लगभग खत्म हो चुके हैं, 20% ही बाकी है। और जो कल का मुठभेड़ भी इसका उदाहरण है कि नक्सली पूरे सरेंडर करने वाले हैं और कल का मुठभेड़ ये साबित करता है कि नक्सली अभी समाप्त नहीं हुए हैं। सरकार को सावधानी बरतने की जरूरत है, सरकार को ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर रहने की जरूरत है और जो नक्सली 18 नक्सली मारे फोर्स को बधाई, लेकिन सरकार को अतिरिक्त सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कौन सा तीर मार लिए, वो तो अभी नियुक्त किए, हम तो कब से पहले नियुक्त कर दिए, हम तो मंडल प्रभारी तक बना दिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की क्या जरूरत है? उनको तो चुनाव आयोग सीधा मदद कर रहा है, उनको तो मकबली गद्दे में सो जाना चाहिए। चिंता तो विपक्षी दल कर रहे हैं अपने मतदाताओं को बचाने के लिए। मतलब पहली बार ये एसआईआर नहीं हुआ है, इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो माहौल चुनाव आयोग ने अविश्वास का माहौल पैदा किया है, डर का माहौल पैदा किया है, किसी विशेष राजनीतिक दल को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीतिक दल सभी जा रहे हैं घर घर अपना वोट को बचा लो, वोट चोरी मत होने दो। ये पहली बार ऐसा स्थिति लाया है। इससे पहले एसआईआर नहीं हुआ कि इससे पहले भी एसआईआर हुआ, शांतिपूर्वक रहा, अच्छा रहा, कहीं कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कहीं वोट चोरी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी क्यों कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। देखिए, हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने से भारतीय जनता पार्टी अब मुद्दा विहीन हो चुकी है, वो बेरोजगार हो चुकी है। पहला चीज। दूसरा चीज, मजबूत जिला अध्यक्ष पार्टी ने नियुक्त किया है और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति तय करेंगे। एआईसीसी ने उनको टास्क भी देगा कि इतने महीनों में ये काम करके देना है और हमारे जिला अध्यक्ष उनके टास्क पे खरे उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ
हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को बेनकाब करने का काम हम करेंगे। पहले अरुण साहब जी ये बता दे कि अभी तक 2 साल में उन्होंने प्रदेश में कितनी सड़कें बनाए हैं। सबसे पहले तो ये बता दे, मोदी की गारंटी बाद में बताए। जो अपने विभाग नहीं संभल पा रहा है, अपने विभाग की सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, अब वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। नल जल योजना का क्या हालत है पूरे जमीनी स्तर में? सिर्फ टंकियां बन गई है, पानी नहीं चढ़ रहा है, उसमें पानी नहीं है उन गांव में। इसलिए ये झूठा छत्तीसगढ़ की जनता को ये भ्रम फैलाना बंद करे और इस समय शीतकालीन सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार को इस सत्र में हर मुद्दों पे सरकार को बेनकाब करेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने शुक्रवार को देवेंद्र नगर थाने में सरेंडर किया है। बता दें, आपत्तिजनक बयानों से जुड़े मामले में करीब 2 महीने से फरार चल रहे थे अमित बघेल बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। इस दौरान थाने के बाहर जमकर बवाल हुआ और पुलिस और उनके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसलिए रायपुर कोर्ट परिसर और थाने के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। रायपुर के काली माता वार्ड में बीएलओ के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी आरोपी महिला की गिरफ्तारी न होने से बीएलओ में भारी नाराजगी है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को कई बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और महिला की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीएलओ का कहना है कि लगातार ड्यूटी प्रेशर के बीच इस तरह का व्यवहार असहनीय है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी महिला की हरकत की कड़ी निंदा की है और कार्रवाई की मांग भी की है। मैं एक बीएलओ हूँ, वंदना सोनी, जो मैं एसआईआर का काम दिया गया, जो मैं बखूबी अपने से हैसियत से बढ़ के मैं अकेली कर रही हूँ। मैं अपने परिवार वालों को साथ में बिठा के उनसे फॉर्म भरवा रही हूँ। मैं पूरा फील्ड कर रही हूँ बकायदा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। अचानक एक महिला का फोन आता है मेरे पास और बोलती है कि मेरा नाम आपकी सूची में दिखा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से बोल रही? तो बोली खमाडी से। तो मैं बोली ठीक है मैम, आप आ जाइए, अब मैं आपका नाम होगा तो सर्च करके आपको बता दूंगी और पर्ची दे दूंगी। तो ऐसा बात हुई। उसके बाद उन्होंने मेरे का एड्रेस पूछा, मेरे जहाँ मैं बैठती हूँ, तो मैं अपना एड्रेस बताई। मेरा बूथ उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ मेरा घर है। मेरा घर बन रहा है और मेरा हॉल खाली है, तो मैं अदर जगह ना बैठ के मैं अपने हाल में बैठ रही हूँ, जो मेरे बूथ के अंतर्गत ही है, वहीं पर है, मेरा मतदाता वहीं पर है। और आते ही से वो 10 मिनट बाद वो महिला पहुंचती है, अचानक गाली, गंदी गाली देके गालियां देकर मारना चालू कर। मैं जैसे बस हुए मैं बाहर निकली अपने अधिकारियों को फोन लगाने के लिए, तो वो महिला पीछे आई और मेरे बाल पकड़ कर, मेरे कपड़े खींच कर मेरे को फिर मारने लगी। मेरे मतलब इतना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं उस समय मेरे पूरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे सुपरवाइजर सर आ गए, उनने तहसीलदार सर से मेरे से बात कराई। तो मैं बच के उससे महिला से थोड़ी आगे चल के बात कर रही थी अपने अधिकारी से, तहसीलदार सर से। उस समय फिर वो महिला आकर मेरे को जोर से फिर बाल खींच के फिर मारने लगी और उसके बहाना करने लगी, वहां रेती पड़ी थी, रेती भी फेंक के मेरे पड़ोसियों को रेती फेंक के मारी उसने। तो मैं चाहती हूँ मेरे को न्याय मिले। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैंने तो उसको मतलब मेरी तरफ से मैं कभी ना किसी को उनको अपशब्द बोला, ना मैं जानकारी देने से मैंने मना की। उनने आते ही से पता नहीं क्यों मेरे ऊपर मतदाता, तो मैं सर्च करके बता सकती थी, मालूम होगी, क्योंकि मेरे को मेन जो लिस्ट मिली है 1475 की, और जो मेरे जो SIR जो पत्रक मिले हैं 1518 के। तो हो सकता है उसमें नाम होता उसका, लेकिन वो ना कुछ पूछी ना कुछ, और आते से सीधा ऊपर मेरे ऊपर हावी हो गई, ना कुछ बात की। अचानक अभद्र इतनी गंदी गालियां कि मैं कोई सुन नहीं सकता, इतनी गंदी गालियां दी मेरे को उसने। नाम वंदना सोनी, 5084 की बीएलओ हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ राजनगर से। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वंदना सोनी शंकर नगर की हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो बीएलओ ड्यूटी SIR का काम कर रही है। लेकिन मतलब उनके ऊपर अचानक से एक अज्ञात महिला आकर हमला करती है और बहुत ज्यादा मारपीट, गाली गलौज और अभद्र व्यवहार महिला के द्वारा किया गया, जबकि एक बीएलओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासन का काम कर रही है। और उसके बाद हमने 4 तारीख को मतलब
अभी 1 तारीख को वहां जाकर तुरंत FIR कराकर सब बातें की, अधिकारियों से भी बात की, तो वो आश्वस्त किए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि कलेक्टर सर से भी बात हुई, हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास भी वहां पर पहुंची थी और सबने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द अपराधी पकड़ी जाएगी। लेकिन आज 4 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो अपराधी कहाँ छुपी और क्यों नहीं पकड़ पा रही है शासन। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कलेक्टर महोदय जो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के रायपुर जिले के अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए उस महिला को जेल में डाले, ताकि हम समस्त जो भी BLO कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम सम्मानजनक स्थिति में रहे, कि पता तो चले कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके पर कार्रवाई हुई, ताकि हम सब सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो BLO कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वैसे भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम सब BLO का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है उस प्रकार से हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाए। जैसे कि हम लोग SIR का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि शाम तक काम किया जाए। 49 विधानसभा में भी हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता BLO है जो SIR का काम कर रही है। शाम के 5 बजे तक वो घर घर वितरण देने जा रही थी, चौक में उसका एक्सीडेंट हुआ। उसकी हमने तुरंत ग्रुप में भी डाला गया जिनका एक्सीडेंट हुआ। नारायणा में पहले तो FIR हुआ तुरंत, फिर हॉस्पिटल मेकाहारा ले गए, 2-3 जगह ले गए, फिर उसी हालत में घर ला लिए। लेकिन उसके सिर में ज्यादा चोट लगा था, फिर घर वाले लोग उसके यहाँ पड़ोसी लोग नारायणा ले गए, नारायणा में उसको ले गए। तो मैंने वही 49 विधानसभा के जो अपर कलेक्टर है, तहसीलदार में उनसे भी ये बात की कि भाई वो विधवा है और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन हम इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ना कोई अधिकारी देखने आया ना उनसे कोई जानकारी ली। सिर्फ उनको कार्य के लिए जब हम लोग बोले हैं तब उनके मतलब दूसरे BLO को लगाए हैं, लेकिन उनको ना तो कोई राशि दी गई और ना ही कुछ उनके ऊपर में बोला गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बहन BLO है, जिनके खुद उनके आप भी सुने, उन्होंने बताया अपनी जो उनके ऊपर हुआ है। हमारी एक बहन SIR इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब पूरी इंडिया में SIR के काम को हमारे जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, लगभग 1 लाख हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे वही बहन लोग हमारे BLO हैं, अधिकांश लोग। तो आप देख रहे हो, हम यही चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा दिया जाए, कुछ दिया जाए। कलेक्टर सर से हमने SIR काम करने से पहले भी ज्ञापन सौंपा था और ये भी कहा गया था कि हमको सुरक्षा दिया जाए। SIR काम इतनी यानी कि महत्वपूर्ण काम होते हुए भी हमारे ऊपर कोई सुरक्षा नहीं। आप देख सकते हैं एक बहन को यानी कि जबरन के आके मतदाता नहीं होते हुए भी उन्होंने बाल पकड़ के मारा पीटा। तो हम एकदम से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को हम आज भी ज्ञापन सौंपने आए हैं और ये बोलने आए हैं इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, और जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलने पर मैं रायपुर जिला अध्यक्ष भुवनेश्वरी तिवारी ये बोल रही हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी को पकड़ा नहीं गया तो पूरे रायपुर जिले की BLO काम को भी बंद कर देंगे। सुकमा जिला मुख्यालय में स्थित दुर्गा ज्वेलरी दुकान में गुरुवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान आरोपियों ने दुकान में मौजूद कर्मचारियों को धमकाते हुए कीमती जेवरात लूट लिए। गुरुवार की रात लगभग 8:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र के सुकमा मेन रोड स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में 2 नकाबपोश आरोपी पिस्टल का भय दिखाकर अंदर घुसे और आभूषण लूटने लगे। उन्होंने दुकान संचालक को धमकाया और हमला कर आभूषण छीनने की कोशिश भी की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की मदद से एक आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी हथियार समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही सुकमा पुलिस ने पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया है। जिले के SP किरण सिंह और SDOP तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। 3 घंटे की सघन जांच एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान फरार हुए एक और आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। ये कपड़ा अंदर पहना के कैसा मुंह में बाहर से ही पहन के आया, बाहर से ही पहना हुआ है। बाहर का कैमरा भी 15 मिनट बीच रोड में शाम की घटना थी ना, लाइट बंद करवाया ना, एकदम गन पॉइंट ऐसा लगा दिया। अंदर क्या है निकाला भी है, वो गुड़िया कोई है क्या?
अपन जो पकड़े दो लोग है ना, अपन जो पकड़े एक ही पकड़े अभी तो। वो पीला वाला पकड़े। पीला वाला पकड़े ना। हाँ। ये बात हुई। 2 ही लोग थे ना कि 12 के थे? 2 ही लोग थे। नकली वाला, वो वाला गन है। हाँ, इसलिए बार बार आप एक बार करेगा ना पिस्टल के यार, बार बार थोड़ी काम करेगा वो, डुप्लीकेट पिस्टल है। अब नए आदमी को कैसे पता रहेगा कौन रिस्क लेगा, बताओ। आप तो एक बार करेगा। हाँ वही हुआ है, वही चल रहा है इंक्वायरी। वो बताता हूँ ना अभी मैं थोड़ा देर बाद, है ना। 2 लोग थे, एक पकड़ा है। कहाँ क्या है अभी का बात है, बोल रहा हूँ तो सवाल पूछ रहा है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को अक्टूबर और नवंबर का वेतन नहीं मिला है।
16,000 से अधिक कर्मचारी, जिनमें बलौदा बाजार जिले के 516 कर्मचारी शामिल हैं, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पिछले 2 महीने से बिना वेतन काम कर रहे 516 कर्मचारियों ने एक बार फिर कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी परेशानियों को रखा और लंबित वेतन जारी करने की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि 33 दिनों तक चली उनकी हड़ताल का बदला उनसे लिया जा रहा है। विभाग ने अक्टूबर और नवंबर का वेतन रोक दिया है, जबकि उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि परिवार चलाना मुश्किल हो पड़ा है। बच्चों की फीस, घर का किराया, बैंक EMI और रोजमर्रा के खर्च तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारियों ने दोबारा चेतावनी दी है कि अगर कुछ दिनों के भीतर उनका वेतन नहीं जारी हुआ और मांगों पर विभाग सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो वे दोबारा आंदोलन की राह पकड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आंदोलन नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में सड़क पर उतरना होगा। करने हैं हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और अभी पिछले 2 महीने से हम लोग की सैलरी नहीं मिली है। हम लोगों ने अभी हमारी जो बहुत मांग थी जिनको लेकर, खासकर जो हमारी जो संविदा का जो है उसको नियमितीकरण करने के संबंध में हमने 33 दिन तक हड़ताल की और उनके बाद से अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली है, जिसको लेकर हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं आज। और एक हमारा मांग था जिसमें हमारे जो अभी आंदोलन में जो हमारे 25 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थी जिनको सेवा से बर्खास्त किया गया है हड़ताल के बाद, उनको वापस सेवा में बहाल करने के लिए ये हड़ताल के बाद तो स्थिति बहुत दयनीय है और आर्थिक से के साथ साथ सामाजिक से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि पैसे के लिए तो सबसे ज्यादा तंग है, क्योंकि किसी का EMI है, किसी का बच्चे का फीस है, किसी का कर्ज है, किसी का परसेंटेज में लिए हैं, तो किसी का राशन नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो 25 कर्मचारी हैं उसकी बहाली का भी बहुत बड़ा समस्या, उसका भी मतलब परिवार में आर्थिक संकट जूझ रहा है, क्योंकि वो तो ड्यूटी ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको पेमेंट कहाँ से देगा 2 महीने का। तो सरकार को मतलब एक चीज समझना चाहिए कि हम जो 33 दिन तक हड़ताल किए, वो हड़ताल मतलब आप उस हड़ताल को आप आश्वासन के करके बंद कराए थे उस हड़ताल को, तो आप तो वेतन देने के लायक भी नहीं रखे हो हमको। ऐसा समस्या ला के खड़ा कर दिया हो कि आज हमको वेतन भी नहीं दे रहे हो, 2 महीने 3 महीने हो गए, हड़ताल का भी नहीं दिया, 33 दिन का प्लस 2 महीने काम किया उसका भी पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो आपका मंशा क्या है समझ नहीं आ रहा है। क्या आप ये चाहते हो कि स्वास्थ्य कर्मचारी आज फिर से मैदान में उतरे? क्या लग रहा है ये सजा के रूप में ऐसा किया जा रहा है? तो हमको तो अब लग रहा है कि अगर 15-10 दिन के अंदर अगर हम लोगों का मतलब वेतन नहीं आता है 2 महीने का और कर्मचारियों को बहाली नहीं होता है तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा बूढ़ा तालाब के। कोरबा में कमांडेंट के खिलाफ नगर सैनिकों का आक्रोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले की जांच के लिए बिलासपुर से पहुंचे संभागीय कमांडेंट ने सम्मेलन आयोजित कर जवानों से चर्चा की। इस दौरान महिला नगर सैनिकों ने कोरबा कमांडेंट पर आपत्तिजनक बातें कर अश्लील टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगाया, जिस पर जांच अधिकारी ने उल्टे महिला सैनिकों से ये पूछा गया कि आप ही बताओ पांव भारी होने का क्या मतलब होता है। जांच पर पहुंचे संभागीय सेनानी के इस सवाल ने एक बार फिर जहां महिलाओं के सम्मान को लेकर अधिकारियों के नजरिए पर सवाल खड़ा कर दिया है, वहीं इस जांच की दशा और दिशा पर अभी से संदेह के दायरे में आ गई है। आज हमारे संभागीय सेनानी आए थे जो हम लोग उससे शिकायत किए हमारे कमांडेंट का, तो उसका क्या बोलते हैं पूछताछ के लिए, तो कोई हम उसके बात से संतुष्ट तो नहीं, मतलब कि हमारे मतलब हल कुछ नहीं निकला है, संतुष्ट नहीं है। जो कमांडेंट हमारे हैं उसके लिए हम संतुष्ट नहीं है समझ। अब जो हम लोग उसमें लिखे हैं कमांडेंट के मतलब शिकायत समझिए उसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो सब तो हम लोग जो है सब प्रूफ भी दिए हैं हम लोग, जिसके साथ जो घटना घटे हैं सब घटना को बताए भी हैं, दिखाए भी हैं यहाँ, और अपने खुद बोले हैं कि मेरे साथ ये हुआ है के। उसके बावजूद सर बोल रहे हैं कि ठीक है देखते हैं वाला बात बोल के निकल गए। उन्होंने तो अब यही कहा कि सर को समझाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे कह के सांत्वना देके चले गए। आप लोग संतुष्ट हो उनके साथ? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं हम लोग भी, अब 1 हफ्ता का उस समय का समय मांगे है, उसमें और थोड़ा समय देख लेते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे सोमवार को। हमारा तो एक ही निर्णय है कि हमको कमांडेंट नहीं चाहिए, शुरू और लास्ट फैसला है। तारीख को एक ज्ञापन सौंपा गया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर के माध्यम से, तो उसमें कुछ समस्याएं जवानों द्वारा लिखी गई थी। उस समस्या के बारे में आज एक सम्मेलन का आयोजन विभागीय तौर पर किया गया था और हमने कुछ छोटी मोटी बातें जिसको समाधान करने की कोशिश की। छोटी चीज की बात है, क्या शिकायत?
जैसे जनरल पेड वगैरह में बहुत दूर से बुलाया जाता है, ऐसे रही है। तो जनरल पेड में बहुत ज्यादा दूर है, 80-90 किलोमीटर में है, उनको ना बुलाया जाए, ये उनको आश्वासन दिया गया है। क्या ये उचित है क्या सर, 90 किलोमीटर दूर वाले को बुलाया जाना चाहिए? नहीं, ये पूर्व साल में क्या हमारे यहाँ 2 प्रकार के निरीक्षण भी होते हैं, जिला सेनानी द्वारा और संभागीय सेनानी द्वारा। तो उस निरीक्षण में सम्मिलित होना रहता है अधिकांश 1-2 अधिकारी थोड़ा सा नियम पे चलने वाले हैं और एक शक्ति के रूप में इसको थोड़ा सा नियम पालन कराना चाह रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। सर नियम में तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे अधिकारी में ऐसे कहे होंगे। सर अभी सम्मेलन है, सबके समक्ष आपके द्वारा भी ये बातें कही गई कि पाव भारी होने का मतलब आपको पता नहीं है, तो क्या आप लोग बताएं? नहीं, मैं ये कहा था कि उनने जो लिखा है पाव भारी, मतलब आपने जो लिखा है पाव भारी का अर्थ आप क्या लगा रहे हैं और अधिकारी ने किस आधार पर बोला? सर आपके हिसाब से क्या होता है सर? मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, में जाना चाहिए। सर ये होमगार्ड की ड्यूटी में क्या क्या रहता है सर नियमावली, क्या उनको काम करना है? जैसे अगर जो छात्रावास पोस्टिंग है या किसी अधिकारी के साथ पोस्टिंग है, नियम क्या होना चाहिए सर? छात्रावास तो फिर अभी आई है जी, पहले से एक नियम है कि पुलिस बल का सहयोग करना जी मेन हमारा तो है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उनको अटैच किया जाता है। तो पुलिस बल जहां भी लगेगी जी, उसके विकल्प में हमारे बल लगेंगे, ऐसा वो पुलिस बल को ही सहयोग करना है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। पिछले बार जब ये लोग हड़ताल में बैठे थे, एक बात आ रही थी कि इनसे जो अधिकारी हैं अपने घरों का बर्तन मजवाते हैं, कपड़ा धुलवाते हैं, कितना उचित है सर? ये बातें नहीं आई है हमारे पास। नहीं, अगर ऐसा होता है तो क्या ये उचित है, करवाया जा सकता है? नगर सेना के जवान से बर्तन और कपड़ा धुलवाया जा सकता है? नहीं, उस ड्यूटी के नहीं कहीं भी नहीं लगाते हैं। अगर जवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी इस तकलीफ को कैसे सुनवाई करिएगा? उसके लिए कोई बॉक्स लगाए हैं क्या कि वो अपनी शिकायत, क्योंकि अगर वो खुलेआम अगर शिकायत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे समस्याओं के निदान के लिए क्या व्यवस्था है नगर सेना में? आज नगर सैनिकों के सम्मेलन में इनकी जो मुख्य जो शिकायतें कुछ थी उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जो बिलासपुर से नेताम साहब आए उनके समक्ष सब हुई है। उन पर उन्होंने कुछ उनकी जो मांग है उस पर राहत देने की बात हुई है, सहमति बनी है और आगामी जो है इनकी बिंदुवार समस्याओं पर एक अपना प्रतिवेदन जो है उच्च अधिकारियों को भेजने की बात हुई। नहीं, अभी उनसे क्योंकि शिकायत जो है जिला सेनानी के विरुद्ध है, इसलिए उनसे उच्च अधिकारी, उनसे वरिष्ठ अधिकारी आकर जो है सभी नगर सैनिकों से बात किए हैं। उनकी समस्याओं को बिंदुवार एक एक समस्याओं पर बात हुई है और उस पर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि मैंने अपने जिनके क्षेत्राधिकार में है उतनी राहत उनको देने की बात हुई है। उसके बाद जो आगे जो मांग है मुख्य रूप से जो सेनानी को हटाने वाली जो बात है उस पर अपने उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की बात की है। जिला सेनानी चूंकि अब विभागीय उनके कार्रवाई किया है उसके तहत उनसे बात की जाएगी और उनसे उनका पक्ष भी सुना जाएगा। उसके उपरांत इस पर जो भी निर्णय लेंगे उच्च अधिकारी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।